नमस्कार प्रिय बालकों और बालिकाओं, स्वागत है आपका दोबारा। पिछली क्लास में हमने किया था डिमांड का पार्ट 1। आज हम शुरू करेंगे डिमांड का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म हमने पता कर लिया था कि डिमांड होती क्या है भाई, ठीक है। अच्छे से पता कर लिया था कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अफेक्ट करते हैं। हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी, हमने मार्केट डिमांड पढ़ी, हमने दोनों का स्केड्यूल पढ़ा, हमने दोनों का ग्राफ पढ़ा। जो कर्व होता है डिमांड कर्व की, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, उसके बाद मार्केट डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में पार्ट 1। तो जिसने नहीं देखा इस क्लास से पहले, प्लीज़ वो पहले देख कर आओ। आधे घंटे की वीडियो है, 1.5x की स्पीड से लगा के 20 मिनट में पूरी वीडियो कंप्लीट करके आप वापस इस पे आराम से आ सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिमांड तो हमें पता लग गई थी भाई, डिमांड क्या होती है, किसी चीज़ के लिए इच्छा। एबल टू कंज्यूम एंड विलिंगनेस, दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहा था, डिमांड होने के लिए सबसे पहले क्या है, ये दोबारा ये हमेशा रुकता है यार, क्या है इसका, अभी देखो, अभी 2 एरो बन जाएंगे एकदम से। 5 4 3 2 1, जल्दी हो जा। देखा, कहा था ना मैंने। तो डिमांड के लिए क्या होना ज़रूरी है, विलिंगनेस एंड एबल, इच्छा एंड हैसियत दोनों होनी चाहिए डिमांड करने के लिए किसी भी गुड या सर्विस की। सही आ रही है ना वीडियो, सही आ रही है, ठीक है। तो अब क्या, ये लॉ है एक कि भाई अगर तुम्हें विलिंगनेस है, एबल भी हो तुम, तो तुम किस पे अपना पैसा खर्च करोगे, उसका एक प्रॉपर लॉ डिफाइन हो रखा है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, इट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब नेगेटिव, इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, प्राइस हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड। याद है ना पिछली बार क्या समझाया था, जब भी प्राइस ऑफ गिवन गुड की बात हो, गिवन गुड की, किसी भी और नहीं, गिवन गुड या गिवन कमोडिटी की बात हो, तब क्या आता है प्राइस के साथ, हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांडेड नहीं, डिमांड नहीं आता, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स याद होंगे आपको कौन कौन से थे, रिलेटेड गुड्स थे हमारे, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम था हमारा इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड में, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था कि, और वो था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ शॉर्टेज या राइज इन प्राइस, ठीक है। और मार्केट डिमांड की हम वही बात करें तो पॉपुलेशन था, सीजन वेदर था, और भी इनकम इनक्वालिटी था, कितने सारे रीज़न थे जो सारे अदर फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं, ठीक है। इनको क्या रखना है, कांस्टेंट, की मतलब नो चेंज, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, किसी भी टाइप का किसी में कोई चेंज नहीं आएगा लॉ ऑफ डिमांड के तहत। और इसको हम क्या नाम देते हैं, सेट्रिस पेरेबस, ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। अब वही इकोनॉमिक्स है तो अजम्पशंस तो होगी कुछ ना कुछ, तो assumptions है इसमें, वो सिंपल ही है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, इनकम में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। तो इसमें इन शॉर्ट क्या है, ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड कांस्टेंट, ठीक है। जो अभी सेम चीज़ हमने ऊपर बात करी, वही सेम चीज़ लिखी हुई है और अजम्पशन भी वही है, ठीक है। अब इसका हम बड़ा सुंदर सा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कर देते हैं भाई, यहाँ पे बना देते हैं ये प्राइस किसका, गुड एक्स का, मतलब जो हमारा गिवन गुड है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम क्यू डी एक्स से डिफाइन कर देंगे, और प्राइस को, प्राइस ये रुपीज़ में होगा, और ये क्या होगा, यूनिट्स में। थोड़ा सा पेन को पतला कर देते हैं, ठीक है। अब प्राइस क्या है भाई, 5 है, और डिमांड मान लो इस पे 1 की है। प्राइस क्या हुआ, लोअर हुआ, डिमांड क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक। 3 हुआ, ब्लू कलर से कर दूं क्या, चलो ब्लू कलर से कर देते हैं,
फिर कहोगे कलर्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, 5 है तो पॉइंट डिमांड 1, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, प्राइस और कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड और बढ़ गई, कम हो गया, बढ़ गया। अरे भाई क्या करवा रहे हो तुम मुझसे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। कुछ एक घटता है तो एक बढ़ता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, ये कभी साथ में नहीं चल सकते। अब इसका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये ज़ीरो, ये हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या है हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स, और नीचे क्या है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लिख नहीं रहा यार इतने, अब तुम 11th क्लास में हो, ये भी लिखूंगा क्या मैं समझाते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सब देखेंगे पॉइंट्स क्या, पहले प्राइस कितना था 5 प्राइस था। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड उस पर कितनी होती थी 1, प्राइस कम हो गया, प्राइस हो गया 4 पे। ठीक है, ये हम यहाँ पर, ठीक है, प्राइस क्या हो गया 4 पे हो गया, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अरे भाई ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा क्या चलता रहेगा, 3 पे 3, 2 पे 4, 1 पे 5। तो ये क्या बन गया है, डिमांड कर्व, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और ये भी पता करा था कि ये नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हमारा डिमांड कर्व, ये डिफाइन होगा हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस हमें नाम नहीं पता था। तो इसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, की इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द गिवन क्वांटिटी डिमांड, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब भाई इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, मतलब पता कैसे लगता है, कैसे डिराइव करा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड किस बेसिस पे बनाया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहला जो है इसका दो कंडीशंस होती है। नंबर 1 इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। आपको कुछ याद आ रहा होगा इससे, चलो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं तो शायद याद आ जाए। एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। भाई ये मत बोलना ये पढ़ा नहीं है आपने, या मैंने नहीं पढ़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे याद है। याद है, चलो बता ही देता हूँ, मुझे क्या सुनाई दे रहा है। ये हमारी किस चीज़ की कंडीशन थी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हाँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की जितनी भी मज़ा उससे डिराइव होता है, जितनी भी सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव होता है, वो क्या होना चाहिए, जितना हमने प्राइस दिया है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यही कंडीशन, यही डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किया है कि अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर परचेजेस दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट विच मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एम यू इज इक्वल टू द प्राइस। समझे, समझे, बूझे, है ना। ये तो पढ़ाई हुआ है, नहीं हुआ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 1 आप वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें अच्छे से इलेबोरेट करके बताया हुआ है, 1 गुड भी और 2 गुड भी, जिसको हम 2 गुड को हम नीचे पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या हो गया भाई, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर विल बी at equilibrium when he spends has his limited income in such a way that the ratios of the marginal utilities and their respective prices are equal and mu falls as consumption increases। भाई mu तो फॉल ही करता है, क्यों, अगर कंजम्पशन खाते जाएंगे तो मज़ा क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ये मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ। तो इसका क्या था फॉर्मूला, याद हो तो आपको, mu x अपॉन पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भाई देख लेना पूरा सा,
पार्ट 1 नहीं पार्ट 2, जिस मतलब दोनों ही पार्ट्स देखना, उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, जब ये ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, सेम इसके केस में भी जब ये ज़्यादा हो जाता है और कम हो जाता है क्या करना पड़ता है, कौन से गुड की कंजम्पशन हमें कम करनी पड़ती है कि ये रेशियोज इक्वल आ जाएं, सब अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। दोनों पार्ट जाके फटाफट जाके देख लेना अगर आपको इसके आगे समझना है, और वैसे बाद में देख लेना, अब ज़्यादा इंटर रिलेटेडनेस इतनी नहीं है जितनी इसमें थी। तो इस सिंपली ये जो पेज है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रीजंस क्या होते हैं भाई लॉ ऑफ डिमांड के, हमने डेरिवेशन पढ़ ली, एजम्पशंस पढ़ ली है, कुछ रीज़न भी तो होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है, वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, ये क्वेश्चन होता है रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड का। सबसे पहला रीज़न क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कि जैसे जैसे कंजम्पशन जो है हमारी बढ़ती है उससे डिराइव की गई यूटिलिटी कम होती रहती है। साफ LDMU, इसको क्या बोलते हैं, LDMU। ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, एक की जगह दूसरे, कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो ये क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, एक गुड का प्राइस, मान लो जो टी का प्राइस है वो डायरेक्टली इफेक्ट है डिमांड फॉर कॉफ़ी के, कि चाय का प्राइस डिसाइड करेगा कि कॉफ़ी की डिमांड कम बढ़ेगी या कम होगी, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, जिसमें कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो डिसाइड करती है कि नॉर्मल गुड की तरफ जाएगा या इन्फीरियर गुड की तरफ जाएगा। ठीक है, एडिशनल कंज्यूमर्स, अब एडिशनल कंज्यूमर्स क्या होते हैं कि भाई एक गुड है, ये गुड है, इसमें कई सारे कस्टमर्स हैं, ये बहुत सारे हैं कि इसके बंधे हुए, पर अब क्या है इसकी प्राइस कम होने की वजह से और न्यू कस्टमर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये क्या होगा एडिशनल, तो इससे क्या होता है डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, डिफरेंट यूजेज में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल आपका, कि आप इसको AC भी चला सकते हो, इससे आप ओवन भी चला सकते हो, इससे आप अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपनी मशीनरीज चला सकता है। ठीक है, तो इसकी डिमांड क्या हमेशा, डिमांड क्या इसकी बढ़ी रहेगी। ठीक है, ये हो गए हमारे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, बड़ा ही सिंपल और सरल भाषा में। ठीक है, एक्सेप्शंस भी होते हैं भाई कुछ कभी कभार, हम जैसे लोग, है ना। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें गिफन गुड्स। गिफन गुड्स भाई एक तरह के आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी जो डिमांड है वो बढ़ती है अगर हमारी इनकम भी बढ़ती है, या कभी कभार इनके केस में क्या होता है कि डिमांड इनकी बढ़ती है जब हमारी इनकम कम होती है। मतलब ऐसे गुड्स हैं जिनके ना, मैं क्या बताऊँ, ये गिफन गुड्स ऐसे होते हैं जिनके ना सब्स्टिट्यूट्स कोई अवेलेबल नहीं होते, तो इनको ख़रीदना एक तरह की मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं गिफन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अब ज्वार बाजरा ये सब है, इन कंपैरिजन में देखें गेहूँ या चावल के, तो इतना नहीं पसंद है, पर ख़रीदना है तो ख़रीदना है। मतलब इसका बाजरे का क्या सब्स्टिट्यूट देखें, पर भाई जिसको खाना है वो तो ले ही लेगा ना, चाहे उसकी इनकम बढ़ी हुई है चाहे उसकी इनकम कम हुई हुई है। तो ये दिया था गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट, जो था हमारा दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। अगर भाई आपका MCQ आता है तो ये आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और स्टेटस सिंबल गुड्स, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गुड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी आप लिखना चाहो वो सब होता है। इनका जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोग इनको खरीदेंगे, क्योंकि स्टेटस सिंबल गुड्स हैं, आपकी हैसियत को बताते हैं। मेरे नज़रिए में तो नहीं बिल्कुल भी, पर हाँ जनरल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जिस पे जितना ज़्यादा गोल्ड उसकी उतनी वाहवाही, साफ सीधी बात है, इसलिए शादियों में इतना गोल्ड डायमंड वगैरह चलता है। ठीक है, फियर ऑफ शॉर्टेज, कि भाई शॉर्टेज है, अगर देखो जैसे अभी करंट, बिल्कुल करंट एग्जांपल दूंगा, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, पाकिस्तान ने पहले ही बोल दिया है अपने सिटीजन्स को कि भाई आप 1-2 महीने का राशन लेके रख लीजिए। अब क्या हो रहा है, वहाँ शॉर्टेज हो रही है, फियर ऑफ शॉर्टेज, सारे लोगों में फियर ऑफ शॉर्टेज आ चुका है कि अगर सब लोग ले लेके बैठ गए सामान तो बचेगा नहीं मार्केट में, तो इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उन गुड्स की बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशंस में। ठीक है, फैशन रिलेटेड गुड्स है, कोई भी ट्रेंडिंग में फैशन आएगा, कुछ भी आएगा,
कोई भी जीन्स आती है, कार्गो जीन्स वगैरह, ये मैं बता चुका हूँ डिमांड में भी, तो ट्रेंडिंग में होगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो आउटडेटेड हो जाता है कि भाई बेल बॉटम जीन्स है ये सब वगैरह है, नैरो जीन्स अब नहीं चलती इतनी, पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था, तो उनकी डिमांड क्या है, अब कम होने लग गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, भाई वही वीट, शुगर, सॉल्ट, है ना, इनकी कभी भी डिमांड क्या है, कम नहीं होती, हमेशा बढ़ी रहती है, क्योंकि ये क्या है, खरीदना ही खरीदना है। चेंज इन वेदर में मैंने समझाया था ना कि अगर विंटर्स है तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जैकेट्स की, और अगर रेनी सीजन है तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अम्ब्रेला एंड रेन कोट की। ठीक है, सिमिलर सिमिलर सा लग रहा होगा, डिमांड पार्ट 1 से ही बिल्कुल सिमिलर ही है, उसका सेकंड पार्ट है, बस नाम अलग अलग आ रहे हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ही नया आ गया, पर ये सब क्या हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब भाई ये थोड़ी सी नई चीज़ है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर एक ही फैक्टर की हम बात करेंगे, दैट इज प्राइस ऑफ गिवन गुड की। ठीक है ना, इसको मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर आराम से समझा देंगे। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, चेंज इन ओट्स प्राइस बताया था ना, पी एक्स, कोई क्वांटिटी डिमांड आ चुका है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है भाई, इट इज़ ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। भाई डिमांड कर्व मान लो ये है हमारा, अभी हमने पढ़ा था ना, डिमांड कर्व ऐसी होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें मान लो ये हमारी कोई XYZ डिमांड है कि इतना प्राइस चल रहा है प्रिवेलिंग, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, वैसे सही रहते हैं। ठीक है, तो P1 Q1 के नाम से, P0 Q0 के नाम से। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जो गिवन कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ गया है, तो ये आ गया P1 पे, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये Q1 पे आ जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस कम हो जाता है किसी भी गुड का, ये हो गया मान लो, तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम इस फेज को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा है, सेम डिमांड कर्व में डाउनवर्ड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांड। देख लेना क्या लिखा हुआ है, मैं क्वांटिटी डिमांड होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और वहीं जब प्राइस बढ़ता है और क्वांटिटी डिमांड कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मूव करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है भाई, क्लियर, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है मैंने, वीडियो भी सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड का, मूवमेंट अलोंग डिमांड सेम डिमांड कब हो गया, अब हम किस की बात करेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कब। तो पहले हम वही ग्राफ बनाएंगे अपना फटाफट, 1 सेकंड के अंदर अंदर। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स। ठीक है, अब इस पे क्या लिखा हुआ, व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर, मतलब अदर देन प्राइस ऑफ एक्स, ये इसको छोड़कर सब जिसमें भी चेंज आ रहा है, किसी में भी या औरों में मिला के, दो तीनों में किसी में भी चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्वांटिटी डिमांड नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अदर फैक्टर्स आपके, सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। ठीक है, और भी एटसेट्रा आपके सारे आ जाएंगे। ठीक है,
own price of the commodity, it is known as change in demand. It is expressed as shift in the demand curve. अब मान लो ये हमारा डिमांड कर्व है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या कंडीशन रख दी है इसने कि भाई प्राइस जो है एक जगह पर क्या है, कांस्टेंट है, सीधा, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो गिवन डिमांड क्या हो गई हमारी यहाँ पर कि इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड क्या है, ठीक है। पर ग्राफ हमारा प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स ही रहेगा, क्योंकि एट द एंड प्राइस इंक्लूड होता है चाहे वो कांस्टेंट हो, पर इफेक्ट जो है वो प्राइस की वजह से ही होगा ग्राफ में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो कि सब्सटीट्यूट गुड्स का अगर हम एग्जांपल लें, सब्सटीट्यूट गुड्स जो है जैसे मान लो टी और कॉफ़ी है, तो हमारा गिवन गुड क्या है, टी है, और सब्सटीट्यूट गुड क्या है, कॉफ़ी है। तो इसमें क्या होता है, कॉफ़ी का प्राइस जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इससे टी की डिमांड पे क्या फ़र्क आएगा, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई अगर कॉफ़ी महंगी हो गई तो लोग क्या पीना शुरू कर देंगे, टी। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व राइट साइड, ठीक है। और वहीं अगर मैं केस ले लूँ कि कॉफ़ी ऑफ प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है, तो इससे क्या हो गया, टी की डिमांड पे वो भी कम हो गई। अगर कॉफ़ी सस्ती हो गई और टी का प्राइस वही रहा तो टी की डिमांड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व। देख लो हमारा प्राइस, मैं टी का प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूँ एक बार भी, मैं किसकी प्राइस की बात कर रहा हूँ, कॉफ़ी के प्राइस की, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ बढ़ गया था, ये यहाँ कम हो गया था, तो इसको क्या नाम देंगे हम, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और इसको क्या नाम देंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ये, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बहुत ही आसान भाषा में समझाया यार, अब भी नहीं समझ में आया तो कभी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड क्वांटिटी डिमांडेड ओ एंड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ओके, अब भाई वेरियस रीजंस होते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व के, बहुत सारे, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस थे ऐसे ही शिफ्ट इन डिमांड कर्व के रीजन होते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, अदर फैक्टर्स। अब ये अदर फैक्टर्स यहाँ पर क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कर्व लिखा है, क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन वाला जो था, पॉपुलेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था, एंड सीजन एंड वेदर। इसमें से हमारे क्या थे, मार्केट डिमांड के थे, और ये क्या थे हमारे, ये वाले जो थे इंडिविजुअल डिमांड के। एंड मार्केट डिमांड में क्या था, ये भी इंक्लूड थे, ठीक है। ये तो डिमांड पार्ट 1 से आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पढ़ा है, पर हम इनको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस एक बहुत ही कॉमन सेंस हमें लगानी है इसमें। ये हमने ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ओ डिमांड फॉर गिवन गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। डिमांड फॉर गिवन गुड लिख देता हूँ भाई, मुझे लग रहा है अब, डिमांड ऑफ एक्स जो गिवन गुड है, और यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई पूछता है हमसे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, बता रखा है कि दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड कॉफ़ी, जो कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मान लो कि प्राइस है, अगर प्राइस ये है
इस पे क्या प्रिवेल कर रही है डिमांड, ठीक है, गिवन गुड की हमारी ये पर इसमें क्या होगा, अगर अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, अभी सब्स्टिट्यूट गुड और नॉर्मल गुड में क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है, कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ जाता है, इसको किसी और रंग से करते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ जाती है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉफ़ी हो चुकी है महंगी। तो इससे क्या होगा, इनका जो कर्व है वो जाएगा इस तरफ, इसको हम नाम डी डी ज़रूर देंगे, बट दिस इज़ नॉट अ डिमांड कर्व, दिस इज़ ओनली रिलेशनशिप, a graph showing relationship between substitute goods and given good, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में देखेंगे, इसलिए मैंने नोट में नीचे पहले ही लिख रखा है कि अगर आप इस ग्राफ को मिसअंडरस्टूड कर लो तो ये डिमांड कर्व नहीं है, ये एक रिलेशनशिप शो करता है ग्राफ बिटवीन गिवन गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड। सेम इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ही हम बात करेंगे, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यहाँ पर डिमांड फॉर गिवन गुड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड पे क्या फ़र्क आएगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट, जैसे कार एंड पेट्रोल का जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। मान लो ये प्रिवेलिंग प्राइस है P0, इस पर क्या डिमांड है, इतनी गाड़ियाँ बिक रही हैं। अब क्या होता है, पेट्रोल का प्राइस क्या है, महंगा हो जाता है। ये सब बातें मैंने पार्ट 1 में बताई है। अगर प्राइस क्या होता है, महंगा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है पेट्रोल का, तो क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गाड़ियों की कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप क्या डिफाइन होता है, नेगेटिव, तो उसका कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये भी डिमांड कर्व नहीं है, ये क्या है, ये भी क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड गिवन गुड्स। इसलिए मैंने साफ लिखा हुआ है, दीज आर नॉट डिमांड कर्व्स एज दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी एंड प्राइसेस ऑफ अ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए और हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह अटेम्प्ट करना है और किसी फालतूबाजी में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। बाकी नोट्स में अच्छे से दे रखा है कि किस तरह क्वेश्चन को लिखना है, आंसर्स को लिखना है, ओके। अब भाई क्रॉस डिमांड एक अपने आप में एक बला है, छोटी सी बला है, जिसको हम कंपेयर करते हैं क्रॉस डिमांड को सब्स्टिट्यूट गुड से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। क्रॉस डिमांड refers to the relationship between the demand for a given commodity and the price of related commodities, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या, दोनों गुड से कंपेयर करते हैं हम इसको, कॉम्प्लीमेंट्री भी है और सब्स्टिट्यूट भी है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ p ऑफ y, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, y क्या है हमारा, रिलेटेड गुड है, और x क्या है हमारा, गिवन गुड। भाई इन क्लासेस में आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल एकदम शार्प, ठीक है। नोट्स के लिए ब्रीफ में पढ़ने के लिए नोट्स हैं और बाकी आपकी बुक भी है, ठीक है। तो इसमें आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें लिख रहा हूँ, जैसे वाई यहाँ रिलेटेड गुड है, एक्स यहाँ पर गिवन गुड है, तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MCQ में अब सारे क्वेश्चंस आपके एनालिटिकल होते हैं, आपको आपके जो कंसेप्ट है वो सही में क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम बेसिक वाले भी, ठीक है। ये फंक्शन जो है पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस होगा, जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, बढ़ गया, तो यहाँ पर डिमांड फॉर
गिवन गुड क्या होती है, बढ़ जाती है। और नेगेटिव होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर गिवन गुड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अभी हमने पढ़ा जैसे। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी, कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन दी डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। गिवन कमोडिटी नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है। इसलिए मैं प्राइस हमेशा क्या लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। उसका इफेक्ट किस पे आता है, डिमांड पे आता है। ओके, अब जैसे हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस डिफाइन किया था, वो हम करेंगे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का केस। सेम ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस इनकम ऑफ कंज्यूमर यहाँ पर आएगी, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड जो हमारा गिवन गुड होता है, ठीक है। अब भाई इसमें क्या, बहुत ही सिंपल है, आपको सबको पता है। ये अगर हमारा प्रिवेलिंग है P0 Q0, अगर क्या होती है, इनकम जो है हमारी बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी बढ़ जाता है, और कम होती है तो ये भी कम हो जाती है, ठीक है। ये बताने की बार बार ज़रूरत मुझे लग नहीं रहा कि है, तो आप लोग पहले भी देख सकते हो, नहीं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसलिए इनका जो रिलेशनशिप है, ये वही डिमांड कम नहीं है, रिलेशनशिप क्या है इनका, पॉजिटिव, बढ़िया चलता है, साथ साथ में बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। और ऐसा ही हमारे किसके केस में होगा, इन्फीरियर गुड के केस में। देख लो कितनी छोटी छोटी चीज़ें करानी पड़ रही है जो बेसिकली अंडरस्टूड हो जाती हैं, मतलब एक टॉपिक के पढ़ते ही। पर ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ इनकम आएगा, यहाँ पर डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स जो हमारा गिवन गुड है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रिवेलिंग है हमारा एजम्पशन के बेसिस पे। अगर क्या होता है, इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम, इन्फीरियर गुड्स के केस में, ठीक है। और अगर कम हो जाती है इनकम तो इनकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसा हो गया, नेगेटिव। रिलेशनशिप कैसा हो गया, नेगेटिव। तू ज़्यादा करेगा तो मैं कम करूँगा, तू कम करेगी तो ज़्यादा मैं करूँगा जो कि नहीं चल पाता है, ठीक है, बराबर से ही चलना होता है। अब काइंड्स ऑफ डिमांड, ये हमारी लास्ट पीपीटी की स्लाइड है। काइंड्स ऑफ डिमांड बड़ी फटाफट करेंगे, एकदम फटाफट, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के एमसीक्यू है, कोई में फुल लेंथ नहीं है। हो सकता है कि डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिमांड, पर फटाफट, ठीक है। प्राइस डिमांड हमारा क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। वही प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। सेम इसको बोलते हैं प्राइस डिमांड भी बोलते हैं। इनकम डिमांड किसको बोलेंगे, जिसमें गिवन कमोडिटी जो होती है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है, पूरा पूरा इनकम की। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड किसको बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा क्रॉस डिमांड को, जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का फर्क आता है डिमांड फॉर गिवन गुड पे, ठीक है। जॉइंट डिमांड क्या होती है, जॉइंट डिमांड को हम दूसरे नाम में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस, की जॉइंट डिमांड, जिनकी डिमांड जॉइंट में की जाती है, पेट्रोल, कार, ब्रेड बटर, ठीक है। इसको और कलर से कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड कहाँ मैंने लिख ही रखा था, कंपोजिट डिमांड, अरे हाँ ये था कि ये मैंने एक आधी पॉइंट लिख रखी, बाय चांस भूल ना जाओ, वैसे याद तो रहता है, अब क्या करूं, अब 5 मिनट ऐसे खड़ा रहता मैं, तो मैंने एक आधी पॉइंट मुझे पता था जो शायद मैं भूल सकता हूं, तो मैंने इसलिए पहले ही छोटा सा वो लिख लिया था। तो इसमें क्या है, कंपोजिट डिमांड में हमारा ऑल्टरनेट यूज़ वाली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है, कि इसका डिमांड क्या रहेगी, हमेशा बढ़ी रहती है जिस गुड के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, ठीक है। डिराइव डिमांड क्या होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसलिए मैं इसको अलग पेन से लिखूंगा, रेड पेन से। डिराइव डिमांड क्या होती है, जिसकी डिमांड का फ़र्क दूसरे गुड्स के थ्रू भी पड़ता है, या दूसरी इंडस्ट्री के थ्रू भी बोल सकते हैं। तो जैसे इसमें जो बेसिक एग्जांपल है वो है क्लॉथ का और लेबर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स का, ठीक है।
कि अगर क्लॉथ का प्राइस महंगा हो जाएगा, कपड़े का, कॉटन का प्राइस महंगा हो जाएगा, तो क्या है, लेबर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका प्राइस क्या है, बढ़ जाएगा। और भाई कपास जिसको हम कॉटन बोलते हैं वही महंगी हो गई तो कपड़े बनना भी महंगे हो जाएंगे। तो लेबर प्रोड्यूसिंग जो क्लोथ्स हैं, जो लेबर बनाती है हमारे, या कोई भी बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या है, इनकी डिमांड कम हो सकती है भाई, बिल्कुल। और अगर ये इसका प्राइस सस्ता हो गया तो इसकी डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। इसकी बोलते हैं डिराइव डिमांड, की किसी और का फ़र्क, रॉ मटेरियल का फ़र्क किस पे पड़ रहा है, फिनिश्ड गुड्स पे। ठीक है। डायरेक्ट डिमांड बिल्कुल डिमांड की तरह है कि भाई कि किसी भी फैक्टर में चेंज आया तो उसका फ़र्क किस पे पड़ गया, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। ऑल्टरनेट डिमांड और कंपोजिट डिमांड ये बिल्कुल सेम होते हैं ऑलमोस्ट। कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा रिग्रेस हो जाता है बस। ऑल्टरनेट डिमांड बिल्कुल ये सेम होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। जैसे जॉइंट डिमांड हमारा क्या था, जॉइंट डिमांड हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, और ऐसे ही ऑल्टरनेटिव या कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बराबर है। ठीक है। थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए। आज हमारा पूरा होता है डिमांड का पार्ट 2। अगली क्लास में हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब चेंज, कैसे डिमांड का जो फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड है, वो कैसे चेंज होता है गुड्स के नेचर को देखते हुए, कि गुड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके हिसाब से हम अपनी डिमांड को ऊपर नीचे करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी छोटा है और थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं रहेगा, अभी तक तो बहुत सारी थ्योरी थी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, तो उससे क्या हो, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, और छोटा चैप्टर भी है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।